हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई प्लेयरों के बारे में। तो गवर्नमेंट ने ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एक मेजर डिसीजन लिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब से सिर्फ फोर्थ जनरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, बट सिक्स्थ जनरेशन तक उसको उन्होंने एक्सपांड कर दिया है कि अगर आपके सिक्स्थ जनरेशन तक इंडियन ओरिजिन लिंक है तो आप ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो इससे अब फुटबॉल को क्या इम्पेक्ट होगा? तो भाई, जो इंडियन ओसीआई फुटबॉलर्स है उसका जो पूल है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिक्स जनरेशन तक यहाँ पे अलाउ कर रहे हो तो उससे भाई ये जो रिसेंटली अभी नाम निकल के आया था राजीव वानदे, पेराका और वो सब, वो भाई यहाँ पे डायरेक्ट इंडियन ओरिजिन नहीं है। उनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जनरेशन के जो पेरेंट्स है उनका इंडिया के साथ रूट था, तो उससे ओसीआई प्लेयरों का पूल ज़रूर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फीफा का रूल भाई यहाँ पे सिक्स जनरेशन तक अलाउ नहीं करता है। तो इन अ वे यहाँ पे फुटबॉल के लिए ये जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि फीफा सिर्फ तीन जनरेशन तक अलाउ करता है। या तो खुद प्लेयर वहाँ पे उस कंट्री में बोर्न होना चाहिए एंड देन उसने नेशनलिटी चेंज की हो, या फिर उसके मदर फादर वहाँ पे बोर्न होने चाहिए उसमें से कोई एक, या फिर उनके मदर फादर उनमें से कोई एक होना चाहिए। तो फीफा सिर्फ तीन जनरेशन तक अलाउ करता है, बट हमारी गवर्नमेंट ने लार्जर जो ओसीआई डायस्पोरा हमारा जो कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिक्स जनरेशन तक किया है। तो गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली यहाँ पे फुटबॉल को ध्यान में रख के नहीं किया है, उन्होंने तो बाकी सारे एस्पेक्ट को देखते हुए किया है, बट फुटबॉल को इसका उस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा कि भाई आपकी नेशनल टीम के लिए फिर वो जो सिक्स जनरेशन ऑफ इंडियन ओसीआई प्लेयर है वो भी फिर एलिजिबल उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये एक यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से डिसीजन लिया गया है। दूसरा, जो स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में कई सारे लोग पूछते हैं, तो भाई जो सोर्सेज से पता चल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री के हो या फिर आईओए के हो, गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू स्पोर्ट पासपोर्ट एंड वो डेफिनेटली यहाँ पे उस चीज़ को लाने वाले हैं। एंड उसके रिगार्डिंग उनका जो बिहाइंड द सीन काम है वो भी चल रहा है। एक बार आई थिंक जैसे ही ये ओलंपिक का थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा तो उसके ऊपर आपको और ज़्यादा जो गवर्नमेंट की ओर से आई वुड से कि डिसीजन है वो देखने को मिलेंगे। बट गवर्नमेंट इज़ फर्म कि भाई स्पोर्ट पासपोर्ट हम लेके आएंगे, सो बी रेस्ट एश्योर वो आने ही वाला है। तो दिस आर दी अपडेट रिगार्डिंग दी ओसीआई एंड स्पोर्ट पासपोर्ट। सेकंड बात करते हैं, रिसेंटली दोस्तों आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया यहाँ पे जो एशियन गेम्स है उसमें फुटबॉल में विड्रॉ कर गया। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये कुछ टाइम पहले ही डिसाइड हो चुका था कि भाई इंडिया की टीम नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो आपका एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें हमारी वुमेंस टीम भी एलिजिबल थी एंड हमारी मेंस टीम भी ऑस्ट्रेलिया की जगह पे एलिजिबल थी। बट जो आपके गवर्नमेंट के इधर के क्राइटेरिया थे उसमें वो लोग एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि उसमें उन्होंने टॉप 8 इन एशिया रखा था, जो कि हमारी यहाँ पे जो मेंस टीम है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। एंड कल स्पोर्ट मिनिस्टर ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोज आर नॉट एक्सपोजर टूर्स। हम वहाँ पे उसी एथलीट को भेजेंगे कि जो हमें यहाँ पे मेडल के लिए कंटेंशन में हो। हम यहाँ पे एक्सपोजर टूर के तौर पे उनको नहीं देख रहे हैं। फुटबॉल कम्युनिटी की ओर से, फुटबॉल फैंस की ओर से ये बोला जा रहा है कि भाई आप फुटबॉल को उस लेंस से नहीं देख सकते कि भाई आप यहाँ पे उसमें जो कंपटीशन है एशिया में और उसमें टॉप 8 में आना वो मुश्किल है। वो आपकी हमारी फुटबॉल कम्युनिटी की जो बात है वो सही है। एंड हमारे लिए एशियन गेम्स इज़ अ मोर ऑफ अ एक्सपोजर टूर, क्योंकि एशियन गेम्स की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आपकी एशियन कप या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की है। तो फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से वो डिफरेंट है, बट गवर्नमेंट ने एक जनरलाइज यू कैन से कि क्राइटेरिया वहाँ पे रखा है। तो ये भाई यहाँ पे अब हमारी फेडरेशन या फिर उनका काम था कि भाई गवर्नमेंट को इस पॉइंट के ऊपर समझा पाए कि भाई फुटबॉल इज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट या इज़ डिफरेंट। बट फिर आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक आर्ग्यूमेंट होता कि भाई बाकी स्पोर्ट में भी फिर वो उस तरीके का आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि भाई हमें भी फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ करने दे। तो आई थिंक वो एक यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे यू कैन से कि क्राइटेरिया रहे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। तो दैट्स वाई इंडिया की टीम यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के क्राइटेरिया की वजह से कि भाई आप टॉप 8 में होने चाहिए या फिर टॉप 6 में होने चाहिए इन एशिया, तभी आपको यहाँ पे एशियन गेम्स में भेजा जाएगा, वो यहाँ पे हमारी टीम फुलफिल नहीं कर पा रही है। दैट्स वाई एशियन गेम्स में हमारी टीम नहीं जा रही है।
तीसरी बात करते हैं भाई यहाँ पे आईएसएल के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के बीच में जब तक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तब तक आपका आईएसएल का जो आगे का यहाँ पे डिसीजन है सारे एंड लीग कब तक स्टार्ट होगा वो डिसाइड नहीं हो पाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 4 सितंबर ज़रूर डेट दे दिया है एएफएफ ने। तो उसमें अब एएफएफ के जनरल सेक्रेटरी ने भाई यहाँ पे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एम सत्या ने सभी आईएसएल क्लबों को यहाँ पे एक मेल भेजा है जिसमें जो आईएसएल क्लबों ने प्रपोजल भेजा है उसमें 3 पॉइंट के ऊपर वो क्लैरिटी चाहते हैं। पहला पॉइंट है कि भाई यहाँ पे जो आईएसएल के यहाँ पे ऑडिट बुक्स है, अकाउंट्स है, उन सब का भाई इंस्पेक्ट करने का राइट किसके पास होगा। वो सिर्फ क्या आईएसएल की मैनेजिंग कमेटी के पास होगा या फिर एएफएफ को वो राइट्स मिलेगा। वो मतलब बेसिकली एएफएफ वो राइट्स चाहते हैं। तो ये एक उनका यहाँ पे डिमांड है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया जाए। दूसरा उन्होंने क्लैरिफिकेशन या फिर उन्होंने डिमांड की है कि आपने जो प्रपोजल दिया है उसमें यहाँ पे एएफएफ को जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी आपको देनी है हर साल वो तो देनी ही देनी है, प्लस 10% जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो यहाँ पे एएफएफ को उसका मिलना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट का। क्योंकि एएफएफ को भी पता है कि भाई नेट प्रॉफिट में एएफएफ को कुछ नहीं मिलेगा आईएसएल से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे पैसे आपके लूज ही हो रहे हैं। तो दैट्स वाई एएफएफ वांट्स कि भाई हमें 10% ग्रॉस रेवेन्यू से चाहिए, नेट रेवेन्यू से नहीं। सो ये भी एक उनकी डिमांड है। एंड तीसरी उनकी डिमांड है कि जो आईएसएल क्लबों ने प्रपोजल में रखा है कि भाई 2 साल के बाद वो यूनिलेटरली यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे यूनिलेटरली आप नहीं कर सकते, रीनेगोशिएशन हम करेंगे। एंड ये जो सारे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई क्लब को एएफएफ को कितना देना है, वो सारी चीज़ें भी हम उस टाइम पे लीग की क्या कंडीशन है उसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लेंगे। एंड आपको एडवांस में कुछ नोटिस पीरियड के चलते टाइम देके यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इतना यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। तो ये 3-4 डिमांड है एएफएफ की ओर से। लेट्स सी क्लब किस तरीके से इसको रिस्पॉन्स करता है। तो ये थोड़ा सा अब नेगोशिएशन और जो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे आईएसएल क्लबों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर चलेगा। एंड देन आई थिंक इस मंथ के एंड तक मे बी वी सी कि भाई यहाँ पे फाइनली एग्रीमेंट हो तो चीज़ें आपकी डिले होगी। अभी भी एएफएफ बोल रहा है कि 4 सितंबर से ही आईएसएल स्टार्ट होगा, बट जिस तरीके से चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही है देयर विल बी अ डिले 100%, वो उसमें कोई अभी डाउट दिख नहीं रहा है। तो दैट इज़ द अपडेट ऑन द आईएसएल थिंग। नेक्स्ट उसके बाद अपडेट है भाई यहाँ पे आईएसएल का एक ट्रांसफर न्यूज़ है। तो भाई गोवा के यंग पोटेंशियली गुड प्रोस्पेक्ट प्लेयर ब्राइसन फर्नांडिस मूव टू दी चेन्नई एफसी। यस, उनके साथ उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट कर लिया है। गोवा ने ऑफर दिए थे, मोहन बगान भी इंटरेस्टेड था। देयर आर अ कपल ऑफ क्लब बिकॉज इज अ प्रोमिसिंग प्लेयर, पिछले 2 सीजन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। बट इवेंचुअली चेन्नई एफसी के साथ उनका डील यहाँ पे डन हो चुका है। देन बात करते हैं भाई यहाँ पे एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग के प्रिलिमिनरी स्टेज के भाई जो ग्रुप्स है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं। एंड इंडिया की ओर से ऑब्वियसली आईडब्ल्यूएल विनर ईस्ट बंगाल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड उनको मिला है ग्रुप की जिसमें भाई जो होस्ट कंट्री है उस मलेशिया का एक क्लब है, देन गुआम का एक क्लब है एंड बांग्लादेश का भी वहाँ पे क्लब है। तो 4 टीमों का ग्रुप होगा। यहाँ पे 17 अगस्त से ये प्रिलिमिनरी स्टेज के जो मैचेस है वो खेले जाएंगे। ईस्ट बंगाल के मैचेस यहाँ पे मलेशिया में है। एंड ग्रुप को आपको टॉप करना पड़ेगा टू प्ले इन द फाइनल स्टेज ऑफ एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग। तो सिर्फ ग्रुप विनर ही नेक्स्ट राउंड में जाएगा, सेकंड फिनिश करने पे कुछ नहीं मिलेगा। आई थिंक एज ओवरऑल ईस्ट बंगाल की अगर आप टीम देखेंगे एंड एंथनी एंड्रूज के साथ अगर वो कंटिन्यू कर जाते हैं एज अ कोच, देन देयर इज अ चांस कि भाई यहाँ पे वो इस ग्रुप को टॉप कर सकते हैं विथआउट ए डाउट। बट लेट्स सी किस तरीके की टीम उनकी रहती है एंड किस तरीके की परफॉर्मेंस भी रहती है। आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। So again we have witnessed 2 थ्रिलिंग मैचेस इन राउंड ऑफ 32, जिसमें पहले मैच में तो भाई ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि 1 साइडेड मैच था। वैसे स्पेन ने भाई कंफर्टेबली 3-0 से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। एंड स्पेन धीरे धीरे भाई इस टूर्नामेंट में अपना जो रिदम है, मोमेंटम है, वो गेन करता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। तो डिफेंसिवली दे आर रियली सॉलिड। एंड आज जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के सामने ओवरऑल मैच में उनका कंट्रोल था, दे क्रिएटेड मल्टीपल चांसेस। अगर क्लिनिकल और ज़्यादा होते, लमीन यमाल के आप देखिए 1-2 बढ़िया चांसेस थे वो जो ऑस्ट्रिया के कीपर ने सेव किया। आई थिंक ऑस्ट्रियन कीपर वॉज ब्रिलियंट, अदरवाइज स्पेन इजीली कुड हैव वन दिस मैच विथ अ बिगर स्कोर लाइन ऑफ 4-0 5-0, क्योंकि उस तरीके के चांसेस उन्होंने थ्रू आउट द मैच क्रिएट किए थे। 1-2 हाफ चांसेस ऑस्ट्रिया ने भी क्रिएट किए, बट इट वाज अ मैच ऑफ
स्पेन टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने मतलब फर्स्ट मिनट से लेके 90th मिनट तक उन्होंने गेम को डिक्टेट किया है, कंट्रोल किया है एंड यहाँ पे इजीली ऑस्ट्रिया को हरा दिया है एंड दे मूव इनटू द राउंड ऑफ 16, जहाँ पे उनको फेस करना है अब पोर्टुगल को, क्योंकि पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया का जो आज राउंड ऑफ 32 का मैच था, दैट वाज अ क्रेजी मैच। मतलब जिस तरीके से पोर्टुगल ने यहाँ पे सेकंड हाफ में कमबैक किया है आफ्टर दैट क्रोएशियन गोल, वो भाई काफ़ी क्रेजी था। वहाँ पे रोनाल्डो ने पेनल्टी से इक्वलाइजर डाला, उसके बाद भाई 90+ एक्स्ट्रा मिनट में भाई यहाँ पे जो रेमोस ने वो गोल स्कोर किया है एंड 2-1 का क्रूशल लीड यहाँ पे पोर्टुगल को दिलवाया एंड देन भाई यहाँ पे क्रोएशिया ने भी 2-2 कर दिया था। यस, जो ग्वार्डियोल है उसका गोल वहाँ पे आ चुका था, बट एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीआर ऑफसाइड के चलते उस गोल को रूल्ड आउट किया गया एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्रोएशिया हैज़ बीन नॉक्ड आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट एंड पोर्टुगल ने एक काफ़ी टफ मैच में यहाँ पे विक्ट्री हासिल की है एंड मूव इनटू द राउंड ऑफ 16। लूका मॉड्रिच वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर यहाँ पे इस मैच के साथ ही उनका जो इंटरनेशनल करियर है वो आई थिंक अब ख़त्म होता है। सो दैट्स रियली सैड टू सी, बट ही हैज़ अ फैंटेस्टिक करियर एज अ इंटरनेशनल प्लेयर अगर आप देखें तो। एंड ऑन द अदर साइड अब स्पेन वर्सेस पोर्टुगल का भाई यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में मुकाबला होगा। सो दिस इज़ अ ब्लॉकबस्टर गेम, आप बोल सकते हो कि राउंड ऑफ 16 में हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पे कोई एक बड़ी टीम यहाँ पे टूर्नामेंट से हार होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।